नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक विकास, खास तौर पे प्राथमिक क्षेत्रों के आर्थिक विकास, नई संभावनाओं, नए अवसरों और नई तकनीकों को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम उन सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं जिससे आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाया जा सके। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हमेशा की तरह कुछ ऐसी ही कोशिशें करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। लत्तर वर्गीय सब्जियों में मल्चिंग अवश्य करें। कटहल के फलों को गलन रोग से बचाएं। किसानों के लिए उपयोगी वीड थ्रेशर। किसान भाई बहनों, गर्मा फसलों को लगाने की शुरुआत हो चुकी है। कई किसान अपने खेतों में सब्जियां लगा चुके हैं और कुछ लगा रहे हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि गर्मा सब्जियों में पुआल की मल्चिंग जरूर करें। इससे फसलें सतह के संपर्क में आकर खराब नहीं होंगी और उत्पादन भी बेहतर होगा। विशेष जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत की उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर निभा रानी से। तो जो भी लगाए हैं उनका सही समय ये है कि अभी वाले फसल में जो भी लत्तर वर्गीय सब्जियां लगती है उसको अलान पे ना लगाएं। जहाँ भी जमीन है सतह पे ही लगाएं और सतह पे नीचे मल्च का यूज़ करें, पुआल का मल्च का यूज़ कर लें ताकि जो भी फल होते हैं उसके वो जमीन में नहीं सटे, नहीं तो वहीं से वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। पटना जिला के निवासी निखिल राज एक कर्मठ मुर्गी पालक हैं जो आज अपने क्षेत्र में लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने देशी मुर्गी का पालन कर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया है बल्कि अपने आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार ला पाए हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनसे ही उनके अनुभव मुर्गी पालन में। मैं एक मुर्गी फार्म स्टार्ट किया हूँ, उसमें 50,000 रुपया लागत लगा है। इसमें 1 लाख आने का उम्मीद है। किसान भाई बहनों, यदि आप परवल की खेती कर रहे हैं तो बाजार में इसकी मांग और अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें, जिससे कि आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और आपको ज़्यादा लाभ हो। परवल की यूं तो कई तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन इसमें नवीनतम किस्मों में नरेंद्र परवल 260, नरेंद्र परवल 307, नरेंद्र परवल 601, नरेंद्र परवल 604 आदि का प्रयोग प्रमुख रूप से कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, फसल के अच्छे उत्पादन के बाद कटाई और दौनी भी बेहद महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। ऐसे में दौनी के काम को सरल बनाने का काम करती है गेहूं थ्रेशर। इस मशीन में गेहूं की फसल की दौनी आसानी से और कम समय में की जा सकती है। साथ ही साथ इससे दाने बर्बाद भी नहीं होते। किसान भाई बहनों, ऐसे तो कटहल में पेड़ के रोग तथा कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुख रोग गलन है। यह रोग राइजोपस आर्टोकार्पाई नामक कवक के कारण होता है। इस प्रकोप फल की छोटी अवस्था में होता है। इसके कारण कटहल के फल सड़कर गिरने लगते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 के 2 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके फल इस रोग के प्रकोप से सुरक्षित होंगे। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने देखा मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की, रूबरू हुए आप नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से और जाना अपने एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां अपने विशेषज्ञ से हम लेंगे जानकारी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में। अब हम आ गए हैं चंदन जी की फैक्ट्री में, जहां मिलता है माँ के हाथ का अचार, जिसमें बहुत सारी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। वो है राजनगर धूपाड़ चक में। तो चलिए अब बात करते हैं। मंजू झा जी हैं, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिला जैसे कि कभी घूमने फिरने की शौकीन होती है, इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन आपके मन में ये कैसे आया कि हमें यही रोज़गार करनी, जैसे कि अचार बनाना? आपके यहाँ पे फैक्ट्री में देख रही हूँ कि बहुत सारे अचार बन रहे हैं और बहुत कुछ बन रहा है, जैसे खाद्य आपके फल हुए, सब्जियाँ हुई, जो भी चीज़ें हैं उससे बहुत कुछ बना रही हैं। तो कैसे आपके मन में आया कि ये रोज़गार करना चाहिए? ये तब आई, ऐसे तो मेरा मन में शुरू से ही एक था कि कुछ कर बैठे तो ऐसे नहीं कि कोई रोज़गार करने जाएं। ये सोच था मेरे मन में कि हम खुद को करें और किसी को करवाएं, सारे लेडीज़ लोग को, और लेडीज़ लोग के लेकर के ही मेरे मन में ये ख्याल उभरा कि कौन ऐसा रोज़गार है जिसमें हमारे महिलाएं काफ़ी उभर के आएंगी।
मैं यही सोच के और इसको मैं सोचती रही, फिर मेरे मन में आया कि एक ऐसा है जिसको घर घर में खोज होता है। उसमें हमको अचार दिखाई दिया। अचार दिखाई दिया कि हर घर में बच्चे बूढ़े सारे लोग जितने भी हैं उनको वो खोज होता है, तो क्यों नहीं इस चीज़ को मैं शुरू करूं। तो इसको लेकर के मैं आगे बढ़ी। हालांकि इतना मेरे मन में नहीं था कि मैं इतना आगे कर पाऊंगी, लेकिन आज के डेट में मैं काफ़ी आगे हो चुकी हूं और हम अपने महिलाओं लोग को काफ़ी इससे मतलब जुड़ा के रखे हैं और इन्होंने हमारी कदम से कदम मिला करके और साथ दे रही हैं और करें। सबसे बड़ी खुशी वहाँ हो रही है जहाँ पे कि घर से उठ के हमारी गांव की पिछड़ी हुई महिलाएं उभर के आई मेरे साथ में और इस कार्य में लगी और हिम्मत बढ़ाई। उस कार्य में हमको अच्छा लगा। मंजू जी, शुरुआती दौर में तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और सोची हुई कैसे इस रोज़गार को शुरुआत करें। तो रोज़गार की शुरुआत करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी? ये क्या आप बाहर से मंगवाती थी या घर से ही तैयार करती थी? नहीं, मैं पहले तो छोटा लेवल पे घर से शुरू की और इसके बाद धीरे धीरे मैं इस कार्य को आगे बढ़ाई। पहले बाहर से सामान आता था, जैसे सुनते हैं कि चारों तरफ बाहर के सामान आता है ये, लेकिन हमने अब अपनी सामान को बाहर भेज रहे हैं, अपनी अचार को बाहर भेज रहे हैं। और इसके बाद छोटे लेवल पे बहुत कष्ट तो बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे इसको आगे करते गए, हमको सफलता मिलते गई। आज के डेट में काफ़ी सफलता मिल रही है। शुरुआती दौर में और सबसे पहले किस चीज़, मतलब जैसे अचार हुआ, चाहे पापड़ हुआ, चाहे जो भी चीज़ हुआ, तो किस चीज़ से शुरुआत की आप? और बहुत सारी महिलाएं जो आपके पास रोज़गार के लिए बैठी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो इन लोगों को कैसे आप बुलाई और शुरुआत कैसे की? छोटे लेवल से मैं अचार से शुरू की, फिर इसको करते करते थोड़ा ज़्यादा करने लगी, उससे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चली। हमारी बहू बेटी जो हैं वो लोग हेल्प करती रही, घर में ही काफ़ी मतलब हेल्प करती रही, जिससे हमको थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं, हो सकता है कि मैं इससे कुछ कर सकती हूँ और अपने आप को भी बिजी कर सकती हूँ। तो क्यों ना अब इसके हम आगे की ओर फैलाएं। तो और साथ में हमारे महिलाएं लोग बहुत ऐसी हैं कि गृहिणी बन के और 2, 4, 10 रुपए की भी ज़रूरत आती है तो घर में मांगते हैं कि हमें 10 रुपया दे दो। तो इस चीज़ को हमने सोचे कि नहीं, ऐसा कुछ बिजनेस हो जिससे कि हमारी महिलाएं लोग को भी कुछ फ़ायदा पहुँचे और हमको भी अच्छा लगे और फ़ायदा हो। तो इसमें हम ढूंढे तो अचार बहुत अच्छा लगा और ये घर घर की चीज़ है, इस चीज़ को खोजेंगे ही लोग, हर हाल में लेंगे, तो क्यों ना मैं इसी को लेके चलूँ। मंजू जी, शुरुआती दौर में तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो किन किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा जिससे कि आप इतना आगे पहुंच गई हैं, और क्या क्या आप करती हैं? शुरू से तो काफ़ी दिक्कत आई थी शुरू में, जबकि हमारे पास पूंजी कम होती थी। इसके बाद बनाने के लिए मतलब लगता था कि कितना मैं क्या कर पाऊँगी उस टाइम में थोड़ा, लेकिन अंदर से हिम्मत थी कि मैं कर लूँगी। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे 50 केजी 100 केजी इस तरीके से मैंने शुरू की और थोड़ा थोड़ा करके इसको मतलब शुरू करने के बाद लगा कि इसकी डिमांड हमारे पास आ रही है, तो उसी तरह थोड़ा थोड़ा करते मैंने इसको मतलब सक्सेस की। अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा रहा। मैं इतना नहीं सोच पा रही थी कि इतने आगे मतलब ये जा पाएगी या क्या होगा नहीं होगा, इस पे कंफ्यूज थी, लेकिन नहीं, आज के डेट में मैं ये काफ़ी मजबूती के साथ कह सकती हूँ कि हमारी कंपनी काफ़ी आगे बढ़ी। मंजू जी, जब आपका ये रोज़गार काफ़ी बढ़ा तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसका क्या आपको लाभ मिला?
अभी तक तो मैं कोई सुविधा नहीं मुझे मिला, कारण कि मैं छोटे लेवल से शुरू की, बहुत ही छोटे लेवल से, बहुत कम मात्रा में कहिए, और 2, 4, 10, 20 दुकानें से मैं शुरू की थी ऐसी सिंपली। और धीरे धीरे करते हुए आगे मदद लेती तो शायद ज़्यादा पैमाने पे होता, अच्छा होता, इतना कष्ट नहीं होता। बहुत दिक्कतें आई, जिस दिक्कत को हम अपने घरेलू बर्तन हो, घरेलू सामान जितना भी है उस चीज़ को उपयोग किए। धीरे धीरे मार्केटिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा से बढ़ाते बढ़ाते मैं मतलब बढ़ते गई, जैसे जैसे लगा वैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट को हम बढ़ाते गए, और बढ़ाते बढ़ाते आज के डेट में हमको इस प्रोडक्ट से मतलब सिर्फ लगाने और बढ़ाने की काम पे सहयोग मिल रहा है। यही है, सिर्फ बढ़ाने का। इससे अभी हम यही कर रहे हैं कि जितने भी आय आ रहे हैं उसको हम इसी में लगा रहे हैं। मंजू जी, आपने अपने टाइम में इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए इस रोज़गार को काफ़ी आगे बढ़ाई और बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मंजू जी से बात करने के बाद अब बात करती हूँ उनकी बहू चेतना जी से, और उनसे जानती हूँ कि इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में उनका क्या सहयोग रहा। तो चलिए चलते हैं उनके पास। चेतना जी, मंजू जी ने जैसे बताया कि कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए, छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए, पूरे परिवार को देखते हुए, और उन्होंने इस फैक्ट्री की शुरुआत की। लेकिन इस शुरुआती दौर में उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उनके बाद जब वो फैक्ट्री शुरुआत कर दी, फैक्ट्री जब चलने लगा, तो उसमें आपकी अहम भूमिका क्या रही है? जहाँ कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो रही थी, कहीं चारों तरफ रोज़गार की कमी हो रही थी, उस वक्त हम लोगों ने सोचा माँ के साथ मिलकर कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे घर की औरतों को कुछ करने का मौका मिले, अपने आप को निखारने का मौका मिले, बाहर जाने का मौका मिले, और कुछ उन लोगों को भी अपने में कुछ सेल्फ डिफेंस आए। इसलिए हम लोगों ने माँ के साथ मिलकर इस काम को शुरू किया और इसे हम लोगों ने मिलकर बहुत ही आगे बढ़ाया। इसमें हम लोग की घर की महिलाएँ, माँ, मैं और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ रजनी दीदी और आरती ठाकुर, हम सभी ने मिलकर इस काम को बहुत हद तक आगे बढ़ाने का कोशिश किया। इसमें माँ का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, और हम लोग रात में जग जग के आम की तैयारी करते थे, अचार की तैयारी, और बहुत सारी अचार। शुरू में तो हम लोगों ने सिर्फ आम की ही शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इस कार्य को विस्तार में बढ़ाया। चेतना जी, कितने साल से इस व्यवसाय को आप लोग कर रही हैं, और इसमें पहले में और अब में क्या अंतर आया है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जब कोरोना काल था उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस वक्त बहुत सारी महिलाएं काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। हम लोगों ने उन लोगों को प्रेरित किया, समझाया, और इस तरह से घर की महिलाएं भी हम लोग के साथ इसमें एकजुट हुई। पहले सिर्फ हम लोग घर की महिलाएं ही इस काम को कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इस काम को विस्तार किया और बाहर अपने आसपास की औरतों को इसमें काम करने के लिए प्रेरित किया, और वो लोग हमारे साथ जुड़ी, और धीरे धीरे हम लोगों ने इस काम को अपने से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश किया, और हम लोग सफल रहे उस चीज़ में। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था सिर्फ 10 या 12 महिलाएं ही आती थी काम करने के लिए, लेकिन हम लोग का 1 यूनिट था, 1 से 2 यूनिट हुआ, और अभी कुल मिला के हम लोगों के पास 200 से भी ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं यहाँ पे, और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सभी औरतों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके कि वो लोग घर से बाहर निकल कर कुछ करने का मौका मिला उन लोगों को। आज वो लोग भी अपने जीवन में पहले से कई ज़्यादा अभी खुश हैं कि उन लोग को भी कुछ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसमें ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और ना पढ़ी लिखी होते हुए भी उन लोगों को रोज़गार मिला, और वो लोग यहाँ तक आ पहुँची कि आज वो लोग भी कुछ पैसा कमा सकती हैं, अपने घर में कुछ सहयोग कर सकती हैं। चेतना जी, आप माँ के हाथ का अचार, मतलब माँ का अचार, इसके बारे में इतनी अच्छी सी जानकारी दी, इतने अच्छे अचार के बारे में बताई, और आपके पूरे फैमिली का आपको सहयोग मिला। सब लोग ने मिलकर के इस फैक्ट्री की शुरुआत की, और एक अच्छे मुकाम पे ये फैक्ट्री पहुंच गया है। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। माँ का अचार फैक्ट्री को बढ़ाने में घर के हर सदस्य की अहम भूमिका रही है, और इसमें कुछ ऐसे भी घर के सदस्य होते हैं जो कि सामने से नहीं लेकिन बैक से बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उसमें मंजू जी के बड़े बेटे चंदन जी का बहुत सहयोग रहा। तो चलिए अब चलते हैं चंदन जी के पास, उनसे जानते हैं कि अगर अचार जो बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और कैसे इसको बनाते हैं।
सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बिना खाद्य पदार्थ से आप अचार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अचार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आम हो गया, आपका लेमन हो गया, आपका मिर्च हो गया, आपका आदि हो गया, अदरक हो गया, सारा चीज़ खाद्य पदार्थ के अंदर आता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूट आइटम्स यूज़ होते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे सरसों का मसाला हो गया, जैसे आपका मेथी मसाला हो गया, सारा का सारा खाद्य पदार्थ ही आते हैं। और इसका सही उपयोग करने के लिए, सही मात्रा में उपयोग करने के लिए आप फसाई की लाइसेंस लेते हैं, आप विभिन्न तरीके का तकनीकी जो कितना क्या यूज़ करना है उसके एक्सपर्ट से आप लेते हैं। तो सारा खाद्य पदार्थ है, बिना खाद्य पदार्थ का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि खाद्य पदार्थ के बाद उस पर जो माँ का अचार का जो छौंका लगा हुआ है, माँ का प्यार का जो छौंका लगा हुआ है, वो सबसे अद्भुत है, सबसे यूनिक है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर हर चीज़ का अच्छा समायोजन किया गया है। माँ का प्यार, माँ का अचार, माँ का डांट, सब है इसके अंदर। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। और जितने भी खाद्य पदार्थ यूज़ किए गए सब का सब हमारे खुद के बिहार का है। हम कहीं से कोई बाहर का सामान यूज नहीं करते हैं। मतलब जो चीज़ होता है, जैसे पैकेजिंग मटेरियल है, वो सिर्फ हम दिल्ली से मंगाते हैं, लेकिन जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब का सब हम लोग बिहार से ही खरीदते हैं। चंदन जी, अचार बनाने में ये यंत्र की क्या उपयोगिता है और कौन से अचार में कौन कौन सी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? अचार बनाने में मशीनों का क्या उपयोग है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अचार बनाने की जो विधि होती है, तो माँ का अचार है तो अचार हमारे हाथों से ही बनता है, क्योंकि मशीन से आपका अचार बन नहीं सकता। बनने के बाद का जो सारी कार्रवाई होती है वो मशीन से होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये माँ का अचार है, तो मेरे माता जी का कॉन्सेप्ट था कि जितने लोग हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो 1 रुपये से लेके हम लोग 10 रुपये तक का पैकेजिंग करते हैं। आप 10 रुपये में लहसुन का अचार ले सकते हैं, 10 रुपये में आप लेमन का अचार ले सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं सारा इमोशंस से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है यहाँ हमारे यहाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 1 रुपये का अचार बनता है, 1 रुपये की पैकेजिंग होती है उसके अंदर। आप 1 रुपये में इसको लेते हैं, ये 1 रुपये की पैकेजिंग है सारा का सारा। ये वैसे ही अलग अलग फ्लेवर का अलग अलग पैकेजिंग हमारे यहाँ होता है। आम का अलग होता है, गार्लिक का अलग होता है, सारे अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा माँ का अचार है, तो यहाँ पे जितनी माताएं हैं सब अपने हाथों से अचार बनाती है, पर्सनल केयर करती है उसको। बनने के बाद ये छोटे छोटे डब्बे में, क्योंकि मेरी माँ का कॉन्सेप्ट था कि अगर गरीब लोग हैं जो 70 रुपये 80 रुपये का आपका लहसुन का अचार नहीं खरीद सकता, आम का अचार नहीं खरीद सकता, तो उनका जो पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब 10 रुपये में कैसे कर देंगे। तो हम लोग छोटे छोटे डब्बे में 10 रुपये में इसकी पैकिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दीदी पैकिंग कर रही है। जहाँ तक मैंने आपको बताया, जब आपकी सीलिंग हो जाती है, सीलिंग होने के बाद वापस फिर यहाँ पर क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद जैसे आप देख रहे हैं ये क्लीनिंग हो रही है यहाँ पर। क्लीनिंग होने के बाद अब बारी आती है इसकी ब्रांडिंग की, इसकी लाइफ कितनी है, एमआरपी क्या है, उस प्रोसेस की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका खाली बोतल यहाँ जाता है, डालने के खाली बोतल हो जाता है। इस मशीन की स्पीड क्या है किरण? 80 बोतल पर मिनट इससे निकलता है इस मशीन से। और एक दिन में कितना हम लोग बनाते हैं? 40 से 50 हज़ार ऐसा बोतल हम लोग तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका एक सेकंड वो बोतल दिखाइएगा। जैसे ये जब खाली बोतल इधर से जाता है, फिर ये बोतल आउटकम उसका बाहर आता है, जिसमें आपका बैच कोडिंग क्या है, डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, इसका फसाई लाइसेंस क्या, सारा इन्फॉर्मेशन जाता है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है सिर्फ एक बोतल का। अभी हमने चंदन जी से अचार बनाने वाले बहुत सारे यंत्रों की क्या उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी ली। अब जानते हैं यहाँ जो फैक्ट्री में महिलाएं काम करती हैं उनसे जानते हैं कि उनको इस फैक्ट्री में काम करके कैसा लग रहा है। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? मेरा नाम रीता देवी है, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। ग्रामीण महिला हम लोग घर में पहले बैठते थे, काम नहीं मिलता था तो सोचते थे कहूँ काम मिले, रोजगार मिले। यहाँ बगल में फैक्ट्री खोल गया तो हम लोग अपना रोजगार करने लगे, बहुत हमको अच्छा लगता है। तो इससे पहले से महिला कुछ नहीं करती थी, पहले से महिला। तो इससे पहले आप कहीं और काम करती थी क्या? नहीं, यहीं पर हम आए, यहीं पर हुआ कि यहाँ फैक्ट्री खुला हुआ है तो यहाँ पर आए, अपना कमा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाथ में हुनर भी हो गया, कुछ आमदनी भी हो रहा है।
अब पहले से महिला अब नहीं है, पहले महिला घर में रहती थी, अब महिला लोग बाहर निकल के जागरूकता बन चुकी है। मैंने कि पहले अपना कमा सकती है। हाँ, पहले महिलाएं जो घर में रह के घर तक सीमित थी, अब बाहर निकल करके भी आप लोग काम कर रहे हैं। कमा सकती है, अपना हिम्मत कर सकती है, जागरूकता हो सकती है। मैंने अपना भी देख सकती है, अपने बच्चों को भी देख सकती है। देखभाल करते, पढ़ाई लिखाई सब करते हैं। बहुत अच्छा लगा, इसीलिए कहते हैं कि नारी शक्ति की जय। नारी शक्ति जागरूकता हम लोग में हो चुका है जी। अच्छा, तो घर से जब आप निकलती हूँ तो घर को कैसे मैनेज करना, फिर फैक्ट्री में टाइम देना, तो फिर घर में कुछ परेशानी नहीं ना होती है आपको? तो घर वाले आपको सहयोग करते हैं इसमें काम करने के लिए? और कभी घर में कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो यहाँ फैक्ट्री में बोलती हैं तो आपको छुट्टी मिलती है? चलिए, तो यहाँ पे काम करके आप संतुष्ट हैं? खुश है। कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मतलब कि काम के साथ काम भी होता है। जैसे कि हम पहले घर पे रहते थे, मैं इंटर तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, इंटर तक पढ़ाई की? हाँ। मैं इससे पहले भी कहीं काम करती थी? नहीं, इससे पहले कभी काम नहीं की है। मैंने पहली बार यहाँ पे जैसे पास में फैक्ट्री खुला है तो हमने एक बार आए हैं यहाँ पर ही पता किए हैं। फिर इसके बाद अंकल जो मेरे पिता समान अंकल, उनसे बात हुआ, वो तो हमें बच्चे समझ के पहले बोले कि नहीं अभी तुम पढ़ो लिखो। फिर मेरे मतलब कि क्वालिफाई भी सब जानते हुए फिर सर्टिफिकेट सब देखे तो फिर हम बताएं अपने बारे में, फिर आए फैक्ट्री में काम किए और हमको ना फैमिली के जैसा यहाँ पे लगता है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि महिलाएं जो कि पुरुषों से हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलती थी, ये तो कहनाम था। आज तो साक्षात मैं देख ली हूँ कि एक महिला किसान ने अपने बलबूते एक फैक्ट्री स्टार्ट किया और अपने टाइम में तो बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, फैक्ट्री स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाओं को रोजगार दिया जो घर तक ही सीमित थी। कुछ ऐसी और भी नई जानकारियां आप तक लेकर आने का प्रयास होगा हमारा कार्यक्रम की अगली कड़ियों में। तो जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।